नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव। हमारे पॉलिटी के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज लेके आया हूँ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे संविधान का पहला पार्ट के बारे में। राइट। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जैसा हम लोग अपना संविधान देखते हैं, इससे पहले जब साइलेंट फीचर्स, प्रिएम्बल, इन सब की वीडियोस में आप लोगों से काफी बात किया हूँ अबाउट हमारे संविधान। अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली जाके देख लीजिए, ताकि आपको ये क्लास की क्लैरिटी भी अच्छे से मिल जाए। तो बेसिकली हम लोग समझे थे अभी तक के संविधान में हमारा तीन चीज हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। एक होता है पार्ट, एक होता है स्केड्यूल्स, और एक होता है आर्टिकल। ठीक। तो आज हम लोग पार्ट वन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आर्टिकल्स डील है फ्रॉम एक से लेके चार तक। राइट। तो आज हम लोग पार्ट वन, आर्टिकल वन से लेके फोर तक समझेंगे। साथ में बहुत सारी बातें जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड है उन सबको भी देख लेंगे। अब सबसे पहले स्लाइड में हम लोग देख पा रहे हैं अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, किसे बोला जा रहा है? हमारे प्यारे भारत को। आर्टिकल वन डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल वन के हिसाब से कहा जा रहा है कि इंडिया, मतलब बेसिकली बात कहां से हुई, ये देखो, हमारे संविधान का पहला चैप्टर है। राइट। पहला चैप्टर होने की वजह से सबसे पहला बात किसके बारे में किया जाएगा? इंडिया के बारे में, मतलब हमारे देश के बारे में। अब किसी का भी, जैसे कोई भी बच्चा होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? तो उसका नाम रखा जाता है। वैसे ही सबसे पहले हमारे देश का नामकरण किया गया। राइट। तो इंडिया को हम लोग इंडिया नाम से जानते हैं, ऐसा कौन बताता है? तो हमारा संविधान बोलता है कि इंडिया जो कि भारत है। ठीक। अब ये क्यों आ रहा है सर? तो यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा हमारे देश का नाम दिया जा रहा था, तो उस समय बात चल रही थी कि हमारे देश का नाम क्या हो। तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गई थी बहुत। जो वेस्टर्न कल्चर से अपना मेंटालिटी को सोच को रखते थे, वो लोग इसको इंडिया कहते थे। एंड बहुत सारे जो नेटिव इंडियंस थे उन लोगों का कहना था कि नहीं, हमारा एक डायनेस्टी था, जो भारत डायनेस्टी, जो नॉर्थ इंडिया में सपोर्ट, मतलब रूल किया था, उसी के बेसिस पे हम लोग को भारत चाहिए। ठीक है। तो हम लोगों का आर्टिकल वन संविधान के अंदर से बोलता है कि हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। कैसा है ये? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अच्छा, रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब फेडरेशन की बात हो रही है, तो फेडरेशन के बारे में मैं काफी बातें कर चुका हूं मेरे प्रीवियस वीडियोस में, आप उसे जाके एक बार देख सकते हो। पर फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूं। जैसे हमारा देश फेडरेशन, फेडरल सिस्टम, इस चीज को फॉलो करता है, बट नॉट ट्रू। तो ट्रू जो है, ट्रू ट्रू फेडरेशन, ट्रू फेडरेशन कौन से कंट्री के द्वारा शो किया जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें याद रखना यूएसए के द्वारा। यूएसए हमसे, हमारे कंट्री से तकरीबन 150 साल पहले ये आजाद हो चुकी है। उसके बाद वहां पे सभी स्टेट्स मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं एंड बोलते हैं कि हम लोगों को एक देश बनना चाहिए, इसीलिए वो कहलाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राइट। तो वहां पे एक एग्रीमेंट के तहत देश, मतलब बना है राज्यों को मिला मिला के। राइट। इसीलिए ये वो कहला रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट हमारे देश में क्या है कि हम देश एक है, बाकी अलग अलग उसमें स्टेट्स बटे हुए हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमारे देश को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। राइट। द प्रोविजन डील्स विथ टू थिंग्स, वन द नेम ऑफ द कंट्री एंड टू टाइप ऑफ द पॉलिटी। तो आर्टिकल वन से हम लोग को समझ में आ रहा है कि हमारे देश का नाम क्या है, कहा क्या जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट। और यहाँ पे इससे हम लोग को समझ में आ रहा है, इस आर्टिकल से, नेम ऑफ द कंट्री एंड टाइप ऑफ द पॉलिटी ऑफ आवर मतलब गवर्नमेंट बाय द ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। उसके बाद क्या है? द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट वाज सजेस्टेड बाय
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये वर्ड, ये सेंटेंस दिया किसके द्वारा गया है, तो ये दिया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। Which indicates two things. First, the Indian Federation is not the result of the agreement among the state, and second, the units state do not have right to secede from the union. मतलब यहाँ पे हम लोग को ये समझाया जा रहा है कि यूनियन ऑफ स्टेट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये नाम क्यों दिया गया है, बिकॉज यहाँ पे समझाया जा रहा है हमारा जो इंडियन फेडरेशन है वो फेडरेशन इसीलिए बना क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, एंड उसके वजह से रिजल्ट में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कोई भी स्टेट अपने हिसाब से इंडिया को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता, राइट। उसका क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली द स्टेट विच शेयर फेडरल पावर विद द सेंटर। तो यूनियन ऑफ इंडिया कैसे राज्यों को इंक्लूड करता है अपने अंदर, तो वैसे राज्यों को जो शेयर करते हैं फेडरल पावर विथ सेंटर। However, the drawing of state boundaries has been solely vested with the union. Thus, India is an indestructible union of destructible states. तो इंडिया कैसा है, indestructible union है of destructible state। यहाँ पे स्टेट चाह के भी यूनियन को नहीं तोड़ सकता, बट यूनियन अगर चाह ले तो वो स्टेट को बाइफरकेट करके अलग अलग स्टेट में नामकरण करके रख सकता है, राइट। उसके बाद क्या है, द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया नीड्स टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया, while the union of India includes only the state which share federal powers with the center। मतलब यूनियन ऑफ इंडिया से बिलोंग करने वाले स्टेट्स कैसे हैं, जो फेडरल पावर शेयर करते हैं विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में क्या कहा जा रहा है, टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द एंटायर टेरिटरी ओवर विच द सोवेरेनिटी ऑफ कंट्री इज एक्सरसाइज्ड। तो स्टेट्स किसको बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे, जहां पे हम लोग स्टेट का इंक्लूजन देखेंगे एज शेयरिंग द फेडरल पावर विद द सेंटर। बट टेरिटरी ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे, जहां पे यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो जहां पे इंडिया का सोवरेन पावर चलेगा उस टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी बोलेंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम द स्टेट, द टेरिटरी ऑफ कंट्री इंक्लूड्स द यूनियन टेरिटरी एंड अदर टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी के बीच का डिफरेंस समझ गए। आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट। तो आर्टिकल 1 से लेके 4 डील करता है किसको लेके, पार्ट 1, जिसके अंदर हम लोग समझते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये कैसे होता है सर, देखते हैं। आर्टिकल 3 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट के पास अधिकार होता है कि वो नया स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 कैन इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट और अल्टर द बाउंड्रीज और चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो बेसिकली पार्लियामेंट के पास अधिकार है आर्टिकल 3 के तहत कि वो किसी भी राज्य का एरिया को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, ये सब। द बिल इंट्रोड्यूसिंग द अबव चेंजेस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड in the parliament with the prior recommendation of the president। तो ये बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, the bill introducing the above changes should be introduced in the parliament with, मतलब पार्लियामेंट में से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, but with the prior recommendation of the president, ठीक। before introducing in the parliament, the president has to refer the bill to the concerned state legislature for its view within a specified period। तो जैसे ही पार्लियामेंट के द्वारा वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के द्वारा, फिर उस बिल को कहां भेजा जाएगा, जिस लेजिस्लेचर से वो बिलोंग कर रहा है, जिसको अमेंड करना है, जिसको जिस स्टेट का बाइफर्केशन करना, वहां तक भेजेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है हम लोगों को, जो भी बातें
उस लेजिस्लेचर के द्वारा हम लोगों को बताया जाएगा, वो मानना है या नहीं मानना है, ये पूरा पूरी डिपेंड करेगा पार्लियामेंट के ऊपर, राइट। द पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो उनके जो व्यू है उसके हिसाब से काम करने के लिए बाध्य नहीं है हमारा पार्लियामेंट। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 स्टेट्स द लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 हमें क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है? एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स कर सकता है, ठीक। मतलब ये फ्यूचर वाला चीज है। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 के हिसाब से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे अल्टरेशन मतलब इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं पार्लियामेंट, किसी भी स्टेट से रिलेटेड कुछ भी। तो ये आर्टिकल 3 बता रहा है, आर नॉट डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके बात करता है। तो यहां पे जो आर्टिकल 4 है हमें ये समझा रहा है कि जो भी प्रावधान आर्टिकल 2 और 3 में दिया गया है उसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि आपको अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 368 का इस्तेमाल नहीं करना है। Such laws passed by simple majority and by ordinary legislative process। तो जब हम लोग समझ रहे थे ना कि हमारा देश फ्लेक्सिबल या रिजिड कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बियर करता है, तब हम लोग समझ पा रहे थे कि कुछ कुछ ऐसा प्रावधान होता है जो ऑर्डिनरी मेजोरिटी से ही पास हो जाता है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, ऑर्डिनरी बिल कहलाता है। और कुछ कुछ के लिए हम लोगों को बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस मतलब रिगरस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो उस वजह से ये रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पे इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे इस कानून को अमेंड करना बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जिसके लिए हम लोगों को सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए इन द पार्लियामेंट। Under Article 2, the Constitution has provided for acquisition of territory and admission of new states। तो Article 2 हम लोग को क्या बोल रहा है कि Constitution प्रोवाइड करवाता है एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, मतलब ले लो किसी से टेरिटरी, अगर कोई बाहर का देश आके मिल रहा है तो, एंड एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, और वहां से फिर जोड़ के उसको एक नया स्टेट्स बना दो, राइट। बट देयर इज नो प्रोविजन फॉर सीडिंग टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। बट ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके थ्रू हम लोग अपने देश का कोई भी पार्ट को किसी दूसरे देश को दे दे, ठीक। ऑन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑन बेरूबरी केस 1960, the Supreme Court held that territory can be ceded only by a constitutional amendment. The Ninth Amendment Act was used to cede part of Berubari territory to Pakistan. Actually अभी ये पाकिस्तान नहीं, अब तो ये बांग्लादेश है, उस समय ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि बेसिकली आर्टिकल 2 के तहत हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसी भी टेरिटरी को अगर बाहर से एक्विजिशन करके एडमिशन करके नया स्टेट बनाया जा सकता है, बट ये प्रावधान नहीं है कि हम लोग अपना कोई टेरिटरी बाहर किसी देश को दे दें, ठीक। तो उसके लिए हम लोग एक केस देख पाते हैं जो 1960 में हुआ था, इसको बेरूबरी केस बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि कुछ पार्ट जो लॉ के हिसाब से जाना चाहिए था बांग्लादेश में, बट वो आ गया था इंडिया में, तो उसको अब देने के लिए तो हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे सर? तो हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग सीड करेंगे। उसके लिए नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वो बेरूबरी केस के लिए हुआ था। उसमें बेरूबरी टेरिटरी को दे दिया गया था किसे? ईस्ट पाकिस्तान को, राइट। पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम लोग देख पाते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ कैसे। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट हैड 3 ऑप्शंस। क्या क्या ऑप्शन था उनका? एक, या तो आप पाकिस्तान में चले जाओ, एक या इंडिया में चले जाओ, या फिर आप इंडिपेंडेंटली रहो। तो ज्वाइनिंग पाकिस्तान और रिमेनिंग independent, joining India, Pakistan, or remaining independent. On the of the 552 princely states situated within the geographical boundaries of India, 549 joined India and the remaining 3
that is Hyderabad, Junagadh and Kashmir refused to join India. तो 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 आ गए और वो लोग अपना डिसाइड कर लिया हमें इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। बट 3 ऐसे थे जो फंस के रह गए, जो बोल रहे थे हमें इंडिपेंडेंट रहना है या फिर हमें किसी में नहीं जाना। एक थे हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा कश्मीर, राइट। रिफ्यूज टू ज्वाइन हम लोग देख लिए। However, in the course of time, they were also integrated with India. Hyderabad by means of police action, Junagadh by means of referendum, and Kashmir by the instrument of accession. तो कश्मीर वाला कहानी हम लोग जानते हैं, 370 लेके वो लोग इंडिया में आए थे। हैदराबाद वो इंडिया के बीच में लोकेटेड है। अगर हम लोग हैदराबाद का लोकेशन देखते हैं तो वो लगभग इधर है, तो उसको बाय पुलिस एक्शन उसे अंदर में ले लिया गया था। एंड जूनागढ़ वहां पे ये प्लेबिसाइड करवा के, मतलब बेसिकली वोटिंग करवा के उसे फिर ले लिया गया था, राइट। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो देख लेते हैं। इन 1950 the constitution contained a four-fold classification of states and territory of the Indian Union. कैसे? पार्ट ए बी सी डी, ठीक। इन ऑल दे नंबर 29, तो टोटल 29 स्टेट्स बनाए गए हैं जिसको ए बी सी एंड डी के नाम से दे दिया गया। पार्ट ए स्टेट्स कंप्राइज्ड 9 erstwhile governor provinces of British India, तो ऐसे प्रोविंसेस जो गवर्नर्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे ब्रिटिश इंडिया के, तो उसे पार्ट ए में रखा गया। पार्ट बी में स्टेट कंसिस्टेड ऑफ 9 erstwhile princely state with legislator, तो प्रिंसली स्टेट्स जो थे 9 उनको रखा गया पार्ट बी में। पार्ट सी में स्टेट कंसिस्टेड ऑफ erstwhile चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड सम ऑफ द erstwhile princely स्टेट्स, मतलब पार्ट सी में जो चीफ कमिश्नर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था प्रिंसली ब्रिटिश इंडिया का जो प्रोविंसेस था, एज वेल एज कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट को पार्ट सी में रखा गया। दीज पार्ट सी स्टेट्स इन ऑल 10 इन नंबर, तो पहला पार्ट ए में 9, पार्ट बी में 9, 9 और 9 18 और प्लस 10 28, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर केप्ट इन सॉलिटरी पार्ट डी टेरिटरी। तो अंडमान एंड निकोबार को कहां रखा गया? तो पार्ट डी। तो टोटल पहले पार्ट ए में हो जा रहे हैं हमारे 9, पार्ट बी 9, पार्ट सी 10 एंड पार्ट डी 1, तो टोटल देखो 29 स्टेट्स हो जा रहे हैं, ठीक। तो अब धीरे धीरे उनका मॉडिफिकेशन कैसे होगा हम लोग देख लेते हैं। तो पार्ट ए बी सी डी में कौन कौन से स्टेट्स थे उनको हम लोग देख लेते हैं। पार्ट ए में असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस एंड वेस्ट बंगाल। पार्ट बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, ट्रावंकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। पार्ट सी में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर एंड त्रिपुरा। पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार ओनली, राइट। तो ये वाला हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बहुत सारे, अब प्रेजेंटली देखोगे तो अभी उस टाइप का जो था अब हम लोग नहीं देख पाते स्टेट्स। अभी प्रेजेंटली हम लोग 28 इंडिपेंडेंट स्टेट्स देख पाते हैं एंड टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज देख पाते हैं, राइट। तो पहले ये 7 हुआ करता था, उसके बाद ये बढ़ के 9 हुआ, फिर वहां से घट के ये 8 हो गया। तो प्रेजेंटली ये आफ्टर 26 जैन 2020 जब से दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली को एक किया गया है, राइट। तो अब वो जो फॉर्मेशन हम लोग देख पा रहे हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से, तो उस समय से अभी तक ये पहुंचा कैसे? तो बहुत सारे कमिटीज थे इसके पीछे, ठीक। तो कमिटीज और कमीशन फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, the all party conference headed by Motilal Nehru had pitched for linguistic basis of state in 1928 itself. तो
ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के हिसाब से मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जो उस समय के उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उनके द्वारा पहली बार 1928 में बात की गई थी कि हमें स्टेट बनाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक बेसिस कहला रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉलोइंग कमिटीज वेर कॉन्स्टिट्यूटेड, जिनके द्वारा स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था। ठीक है, पहला आया था धार कमीशन, फिर जेवीपी कमीशन, फिर द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे हम लोग फजल अली कमीशन भी कहते हैं। तो अब हम लोग इन तीनों के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। धार कमीशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द लिंग्विस्टिक प्रोविजंस Provinces Commission under the chairmanship of S.K. Dhar in June 1948 to study the issue of the reorganization of the state on linguistic basis। तो धार कमीशन के द्वारा पहली बार ये जो चेयरमैनशिप जो था धार कमीशन का, वो था एस के धार के पास, इसीलिए फिर ये नाम आया धार कमीशन। उनके द्वारा पहली बार 1948 में टू स्टडी द इशू ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये कमीशन का गठन इसीलिए किया गया था ताकि ये स्टडी कर सके कि क्या क्या प्रॉब्लम इश्यूज हो सकती हैं हम लोग अगर रीऑर्गेनाइज करते हैं स्टेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट। द धार कमिटी रिकमेंडेड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस would outweigh any other consideration for reorganization of states. This would be beneficial for better governance. Thus, the Dhar Commission categorically rejected the basis of linguistic formation of states. तो धार कमीशन के द्वारा कहा गया कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर हम लोग करते हैं स्टेट का डिवीजन तो हम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो इसीलिए उन्होंने इसे मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं चाहिए। उसके बाद आता है जेवीपी कमेटी। द कांग्रेस इन इट्स जयपुर सेशन ऑफ 1948 also appointed 3-member committee to consider the recommendation of the Dhar Commission। तो जेवीपी जो कमीशन था या कमेटी था, ये बना क्यों था? तो ये बेसिकली कंसिडर करने के लिए जो भी रिकमेंडेशन दी गई थी बाय द धार कमीशन, राइट। द कमिटी was popularly known as JVP committee after the name of its 3 member जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ताभी सीतारमैया। तो यहाँ पे जेवीपी नाम आया कहां से? तो जवाहरलाल नेहरू जे, वल्लभ भाई पटेल वी एंड पत्ताभी सीतारमैया पी। तो जेवीपी कमिटी कंसिडर करने आए थे, जो भी रिकमेंड किया गया था धार कमेटी के द्वारा उन सब बातों को। The committee rejected language as the basis for the reorganization despite popular support for it. It also concurred that such reorganization might destabilize national integration। तो ये कमेटी मतलब जेवीपी कमेटी जो था, बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा था, फिर भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। क्यों? तो इनको लगा कि अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं तो जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है वो डीस्टेबलाइज्ड हो जाएगा, तो इन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद होता है लिंग्विस्टिक मूवमेंट। पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट डेवलप्ड अराउंड इंडिया इन अर्ली 1950। तो 1950 के लगभग में, मतलब 1950 के शुरुआती दौर में ही लिंग्विस्टिक मूवमेंट का बहुत ज्यादा चर्चा होने लगा और उसके बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना ऐसा डिमांड होने लगा। अ फास्ट अनटू दैट प्रोटेस्ट बाय श्रीरामुलु started the regional agitation. Indeed, Sriramulu died out of fasting in cause of statehood for Telugu speaking people। तो श्रीरामुलु बोल के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को एक धरना पे बिठाया जहां पे उन्होंने फास्ट अनटू डेथ, मतलब कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, धरने पे बैठे रहना है, जब तक पा ना ले किसी चीज को तब तक बिना खाए पिए लड़ते रहेंगे। तो फास्ट अनटू डेथ वो बैठे हुए थे। Owing to the popular demand, the 16 northern Telugu speaking district of Madras state became the new state of Andhra in October 1953। एंड उनके देहांत के बाद जो 16 नॉर्दर्न मद्रास स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें मेनली हम लोग को तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स ज्यादा देखने को मिल रहे थे। तो वो लोग अपने आप को
एक अलग स्टेट में डाल दिए, जिसको हम लोग आंध्र प्रदेश कहते हैं, जिसका फॉर्मेशन हुआ अक्टूबर 1953 में। आंध्र इज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया। तो सबसे पहली स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनने वाली कौन सी स्टेट थी? तो हमें याद रखना है आंध्र प्रदेश, जो बटा था किससे? मद्रास प्रोविंस। ठीक। सिमिलर मूवमेंट ऑल्सो फॉलोड इन मैसूर, बॉम्बे, केरला रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। और ऐसे ही जैसे ही मतलब अब शुरुआत तो हो गया ना भाई, तो जैसे शुरुआत हो जाएगा तो अब बाकी सब भी अपना अपना आवाज उठाएंगे। तो फिर आवाज उठने लगा मैसूर में, बॉम्बे में, केरला में, और फिर नए नए स्टेट का फॉर्मेशन होने लगा। राइट। अब द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, फजल अली कमीशन जिसको हम लोग कहते हैं, तो इनके द्वारा क्या बताया गया सर? इन दिसंबर 1953 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अपॉइंटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। तो इतना ज्यादा डिमांड होने लगा, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं श्री रामुलु का देहांत भी हो चुका था। दिस वाज हेडेड बाय जस्टिस फजल अली विथ एच.एन. कुंजरू एंड के.एम. पानिकार एज मेंबर्स। तो फजल अली कमीशन के अगर मेंबर्स पूछे जाए तो हम लोग को तीन व्यक्ति का नाम याद रखना है। सबसे पहले जस्टिस फजल अली, दूसरे एच.एन. कुंजरू एंड तीसरे के.एम. पानीकर। The effort of this commission were overseen by Govind Ballabh Pant, who served as Home Minister from December 1954। तो यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत के बारे में बताया जा रहा है, जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे उस समय के 1954 में। तो ये जो एफर्ट था इनके द्वारा, इसे ओवरसीन किया गया बाय गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। द कमीशन submitted a report in 1955 recommending the reorganization of India's state on linguistic basis। तो 1955 में ये कमीशन ने अपना जो रिकमेंडेशन है उसे सबमिट किया, और उसके बाद वहां से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस आगे बढ़ने लगा, बट इज रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। तो इसके द्वारा ये भी बता दिया गया कि भाई हम लोग ये नहीं मानेंगे कि एक राज्य में एक ही लैंग्वेज से बात करने वाले व्यक्ति ही रहेंगे। Its view was that unity of India should be regarded as primary consideration in any redrawing of country's political unit। तो कुछ भी हो जाए, हम लोग बना तो रहे हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, बट यूनिटी ऑफ इंडिया पे कोई भी हैम्पर नहीं आना चाहिए। राइट। It identified four major factors that can be taken into account of any scheme of reorganization of states। तो चार मेजर फैक्टर्स को इन्होंने ध्यान में रखा। कौन कौन सा? प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। मतलब कुछ भी हो जाए, देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी बढ़ना चाहिए। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन बढ़ना चाहिए। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टेट इन ऑफ पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज अ होल। राइट। तो इन चारों मेजर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए फजल अली कमीशन ने स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक। राइट। अब चलते हम लोग स्टेट्स क्रिएटेड बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग कमेटी इन 1956। तो अब हम लोग स्टेट का नाम देख लेंगे एक बाय एक करके, जिसमें हम लोग अलग अलग स्टेट को देख पा रहे हैं जो जो बने। सबसे पहला आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश was renamed Andhra Pradesh and enlarged by addition of the erstwhile Telangana region of erstwhile Hyderabad state। तो आंध्र प्रदेश कैसे बना था हम लोग पहले ही देख चुके थे कि लिंग्विस्टिक मूवमेंट हुआ था, वहां से फिर जो 16 डिस्ट्रिक्ट्स थे वो सब आके अपने आप को एक स्टेट में फॉर्म कर ले, जिसको हम लोग आंध्र प्रदेश बोलते हैं। नेक्स्ट बॉम्बे स्टेट बना। द स्टेट वाज एनलार्ज्ड बाय द एडिशन ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ, द मराठी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागपुर डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड मराठवाड़ा region of Hyderabad, the southernmost district of Bombay were transferred to Mysore state। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं बॉम्बे जो है ये एनलार्ज हुआ था सौराष्ट्र एंड
कच्छ को मिला के फिर मराठी स्पीकिंग पीपल्स जो थे नागपुर डिवीजन में, वो मध्य प्रदेश से जो थे उनको महाराष्ट्र में डाल दिया गया, मतलब बॉम्बे में। एंड मराठवाड़ा रीजन ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का जो मराठवाड़ा रीजन था उसे भी डाल दिया गया बॉम्बे स्टेट में, और सदर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट था बॉम्बे का उसे मैसूर में ट्रांसफर कर दिया गया। नेक्स्ट, केरला। केरला formed by the merger of the Travancore Cochin state with the Malabar district of Madras state and adding southern part of Travancore, that is Kanyakumari, to Madras state। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं केरला बना ट्रेवंकोर एंड कोची मिलने से, ठीक। और ये सब मिले किसमें, तो बाकी जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट्स थे मद्रास स्टेट के, वहां से इसको अलग करके केरला बनाया गया। और जो ट्रेवंकोर था जिसको हम लोग कन्याकुमारी कह रहे हैं, ये मद्रास स्टेट के अंदर चला गया, राइट। मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एंड भोपाल वेयर मर्ज्ड इनटू मध्य प्रदेश एंड मराठी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागपुर डिवीजन वेयर ट्रांसफर्ड टू बॉम्बे स्टेट। तो ये हम लोग बॉम्बे वाले स्टेट में देख चुके थे। मध्य प्रदेश कौन कौन से प्रोविंसेस को मिला के बना, तो मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एंड भोपाल, राइट। और यहां से मध्य प्रदेश से नागपुर डिवीजन जो था वो दे दिया गया बॉम्बे स्टेट को, राइट। Madras state. The state was reduced to its present boundary by the transfer of Malabar district to new state of Kerala। तो मद्रास स्टेट का जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट वाला था वो केरला को दे दिया गया। The southern part of Travancore Kanyakumari district was added to state। The state was renamed Tamil Nadu in 1969। तो तमिलनाडु मतलब जो मद्रास था वो तमिलनाडु कब बना, तो इन द ईयर ऑफ 1969। और यहाँ पे हम लोग वेरियस ट्रांसफर ऑफ द टेरिटरीज देख पा रहे हैं। जो मालाबार वाला जो डिस्ट्रिक्ट था वो केरला को इन्होंने दे दिया था, और कन्याकुमारी जो तो उसे ले लिया था। Mysore state, enlarged by the addition of Kurg state and Kannada speaking district from southern Bombay state and western Hyderabad state। तो हैदराबाद का वेस्टर्न जो स्टेट्स था, मतलब वेस्टर्न जो पार्ट था, वो बॉम्बे का सदर्न पार्ट, कन्नड़ स्पीकिंग पीपल्स एंड कुर्ग स्टेट मिलके मैसूर डिस्ट्रिक्ट बना। फिर पंजाब, द पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन वाज मर्ज्ड इनटू पंजाब। राजस्थान कैसे बना, राजपूताना वाज नेम्ड राजस्थान एंड एनलार्ज्ड बाय द एडिशन ऑफ अजमेर मेवाड़ स्टेट्स। तो राजस्थान बना, राजपूताना नाम इसका पहले था, उसे बदल के राजस्थान कर दिया गया और इसे बढ़ाया गया बाय एडिशन ऑफ अजमेर एंड मेवाड़ स्टेट। तेलंगाना, तो तेलंगाना बना 2014 में। द न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना केम इनटू एग्जिस्टेंस एज द 29th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द आंध्र प्रदेश। 2014 में 2 जून को ये बना था, राइट। ये डेट भी याद रखना है क्योंकि ये हमारे देश का सबसे यंग स्टेट है अभी, राइट। उसके बाद द आंध्र स्टेट एक्ट 1953 formed the first linguistic state of India known as the state of Andhra by taking out Telugu speaking people, Telugu speaking areas from the state of Madras, now Tamil Nadu। Kurnool was the capital of Andhra Pradesh and the state high court was established at Guntur। तो जब आंध्र प्रदेश बना था मद्रास से अलग होके, तो उस समय उसकी कैपिटल थी करनूल, एंड लेटर ऑन वो ट्रांसफर हो गया था हैदराबाद के पास, और उस समय जो हाई कोर्ट बना था वो गुंटूर में बना था आंध्र प्रदेश के लिए। द स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 1956 मर्ज द तेलुगु स्पीकिंग areas of Hyderabad state with the Andhra state to create the enlarged Andhra Pradesh state। The capital of the state was shifted to हैदराबाद। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश का पहला कैपिटल कौन सा था, तो वो था करनूल। वो लेटर ऑन ट्रांसफर हो गया हैदराबाद में, और अभी प्रेजेंटली जब से तेलंगाना बन गया है तो तेलंगाना का कैपिटल हो गया है हैदराबाद, एंड आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो गया है अमरावती, राइट। ये बात याद रखना पड़ेगा। अगेन Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 bifurcated Andhra Pradesh into 2 separate states, namely the Andhra Pradesh Residuary and the Telangana।
तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दो स्टेट बना। आंध्र प्रदेश का और एक नाम है सीमांध्रा, ये बात भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डिमांड ऑफ न्यूअर एंड स्मॉलर स्टेट्स क्यों हो रहे थे? ऑफ लेट देयर आर मेनी डिमांड्स ऑफ न्यू स्टेट। एग्जांपल विदर्भा जो महाराष्ट्र से अलग होना चाह रहा था, बोडोलैंड जो असम से अलग होना चाहते, गोरखालैंड जो वेस्ट बंगाल से अलग होना चाहते थे, कोडागु जो कर्नाटका से अलग होना चाहते थे, पुडुचेरी हरित प्रदेश जो उत्तर प्रदेश से होना चाह रहे थे, दिल्ली ईटीसी। All the demands cannot be met as it would lead to proliferation of state to a point of federal burdens. They are economically unviable. National unity would be threatened. Small states are not necessarily better governed as seen in the Northeast. Administrative problems about creation of institutions like High Court, Secretariat, etc., the cost of setting up a capital, etc., to name some problem of creating न्यू स्टेट्स। तो डिमांड ऑफ स्मॉलर स्टेट जो हो रहा है उसको लेके हमारे देश में इस बात को थोड़ा दबाया गया। तो दबाने के पीछे जो बातें रखी गई वो ये है कि इतना होने की वजह से हम लोगों को फेडरल में बहुत ज्यादा बर्डन आ सकता है, देश के यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को चैलेंज किया जा सकता है, और बहुत ज्यादा छोटा छोटा स्टेट बनाने से एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम आ सकता है, जैसा हम लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन में देख पा रहे हैं। और नए नए स्टेट बनाने से उन सब का बहुत सारा अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, जिसके लिए इकोनॉमिक असिस्टेंस चाहिए, जो अभी उपलब्ध नहीं होने की वजह से इस बात को दबा दिया गया, राइट। उसके बाद क्या है, वाई डू सच डिमांड्स अराइज। अब ये आते क्यों थे? The relative underdevelopment of particular region as compared to the other region are of the same state. तो मान लो एक स्टेट है, उसके ईस्टर्न पोजीशन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, पर वेस्टर्न पोजीशन को उतना ज्यादा डेवलप नहीं किया यार। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न पोजीशन के आदमी थे वो लोग अपने आप को एक नया स्टेट के लिए डिमांड करने लगते हैं, राइट। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम पर्टिकुलर रीजन। अगर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन रहा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से, तो यहाँ पे समझ नहीं आएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो सिर्फ अपने पर्टिकुलर रीजन से अगर रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन लिया जाए तो वो भी गलत हो जाएगा, एंड उस वजह से भी यहाँ पे डिसीजन हो रहा था, ठीक, कि सिर्फ अपने ही रीजन को लेके यहाँ पे सोचा जा रहा था। डिस्टिंक्ट कल्चर identity based on language, tribe, etc. existing in a particular pocket of the state, distance from the power of center in the state, leading to problem of administrative inefficiency and sense of alienation among the people. मतलब अगर कोई स्टेट है और वो उसका एक छोटा सा एरिया में एक तबका रह रहे हैं, और जो लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से काफी दूर अपने आप को समझ रहे हैं, तो जब अपने आप को वो दूर समझने लगेंगे तो उनको लगेगा कि हमको देख के कोई भी काम कुछ नहीं कर रहा, तो हमें क्या चाहिए, हमको एक नया स्टेट चाहिए, हम लोग अपना काम खुद करेंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन उठ रहा था। पॉलिटिक्स ऑफ वोट बैंक एंड rise of regional parties like तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, गोरखालैंड नेशनल फ्रंट, ये जो छोटे छोटे जो पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए जो छोटे छोटे संस्थाएं बना दी गई थी, ये लोग भी एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, तो ये सब डिमांड को अराइज होने में मदद कर रहे हैं, राइट। उसके बाद टाइमलाइन ऑफ, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे देश में जितने सारे राज्य बने हैं वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा 1956 के बाद कैसे कैसे बने। सबसे पहला हम लोग देख पा रहे हैं महाराष्ट्र एंड गुजरात, बोथ स्टेट वेर कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1960। 1960 में अगर हमसे पूछा जाए तो महाराष्ट्र एंड गुजरात दोनों बने। ये बॉम्बे हुआ करता था, यहां से अब ये अलग हुए। द बाइलिंगुअल स्टेट बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल एंड गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल। फिर दादर नगर हवेली, द पोर्चुगीज रूल्ड दिस टेरिटरी बट इन 1961 इट वाज कन्वर्टेड इनटू इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961। तो दादर एंड नगर हवेली को इंडियन टेरिटरी कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो हमें याद रखना है 10th जो 1961 में आया था। फिर आता है गोवा, दमन एंड दीव।
India acquired these three territories from the Portuguese by means of police action in 1961. It became union territory by 12th Constitutional Amendment Act of 1962. गोवा एंड दमन एंड दीव इन तीनों टेरिटरी को इंडिया के द्वारा पोर्चुगीज से एक्वायर किया गया था बाय द एक्शन ऑफ पुलिस, ठीक है, 1961 में बाय 12वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, राइट। पुडुचेरी, द टेरिटरी ऑफ Puducherry comprises the former French establishment in India known as Puducherry. Karaikal, Mahe and Yanam, it became a union territory in 1962 by 14th Constitutional Amendment Act. तो कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा पुडुचेरी इंडिया में आया? तो ये आया है 14वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो 1962 में आया, और इसका हम लोग अलग अलग इसमें टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट देख पाएंगे, लेकिन ये चारों एक स्टेट में लोकेटेड नहीं है। पहला पुडुचेरी, फिर कराईकल, माहे एंड यनम। यनम हम लोग देख पाएंगे आंध्र प्रदेश में, माहे हम लोग देख पाएंगे केरला में, कराईकल हम लोग देख पाएंगे तमिलनाडु में, एंड पुडुचेरी भी हम लोग देख पाएंगे तमिलनाडु स्टेट के अंदर, ठीक। तो बेसिकली ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं जो देखोगे तो स्टेट के अंदर वैसे दिखेंगे, बट ये डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है नेक्स्ट नागालैंड। इट वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम बाय स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962। स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1963। तो नागालैंड कब बना, किससे बना, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। हरियाणा, it was carved out from the state of Punjab by Punjab Reorganization Act 1966। तो 1966 में और एक नया स्टेट आया जिसको हम लोग हरियाणा नाम से जानते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, the union territory of Himachal Pradesh was elevated to the status of state by the State of Himachal Pradesh Act 1970। It came into existence in 1971। तो पहले हिमाचल प्रदेश भी एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, इसे फिर बदल दिया गया स्टेट में इन द ईयर ऑफ 1971। फिर आता है मेघालय। फर्स्ट कार्व्ड out as a sub-state within the state of Assam by 23rd Constitutional Amendment Act 1969. Later in 1971, it received the status of a full-fledged state by the North Eastern Area Reorganization Act 1971। तो मेघालय बाय 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसे एक सब स्टेट बनाया गया था, किसका, स्टेट ऑफ असम का। लेटर ऑन 1971 में इसे फुल स्टेटहुड दे दिया गया था। मणिपुर एंड त्रिपुरा, बोथ द स्टेट वेर एलिवेटेड फ्रॉम द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। तो मणिपुर एंड त्रिपुरा ये दोनों पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, फिर लेटर ऑन इन्हें स्टेटहुड दे दिया गया इन द ईयर ऑफ 1971 बाय नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। फिर आता है कर्नाटका। कर्नाटका created from the princely state of Mysore by the State Reorganization Act 1956. It has been renamed Karnataka in the year of 1973। तो कर्नाटका का पहले नाम क्या था, तो मैसूर, राइट। ये 1956 के बाद ये मतलब मैसूर स्टेट बना पूरा कंप्लीटली, एंड 1973 में इसका नाम कर्नाटका पड़ गया। सिक्किम, इट वाज गिवन first the status of associate state by the 35th Constitutional Amendment Act of 1974। by the 36th Amendment Act 1975 इसे स्टेट बना दिया गया, ठीक। मिजोरम, it was elevated to the status of full state by the State of Mizoram Act 1986। first come into existence in और ये बन कब आया, 1987 में। मतलब मिजोरम स्टेट बनना शुरू हुआ कौन से एक्ट के थ्रू, स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986, और ये बन के रेडी हो गया 1987 में। फिर अरुणाचल प्रदेश, इट रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज्ड स्टेट बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1987।
तो अरुणाचल प्रदेश को भी फुल फ्लेज स्टेटहुड मिला था बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986 और ये बन गया फुल फ्लेज स्टेट 1987 में। Goa, it was separated from Union territories of Goa, Daman and Diu was made a full-fledged state by the Goa Daman Diu Reorganization Act 1987, but Daman and Diu remained as Union territory. तो गोवा, दमन एंड दीव ये जो एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, इससे गोवा को निकाल दिया गया इन द ईयर ऑफ 1987 एंड दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी का फॉर्म में रख दिया गया एंड गोवा को स्टेटहुड दे दिया गया। छत्तीसगढ़ formed by the Madhya Pradesh Reorganization Act 2000 by dividing Madhya Pradesh on 1st of November 2000। तो 2000 साल में 3 स्टेट बने थे, एक छत्तीसगढ़, एक उत्तराखंड और एक झारखंड। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था एंड झारखंड बिहार से अलग होकर बना था, राइट। तो उत्तराखंड देख पा रहे हैं, उत्तराखंड फॉर्म बाय द उत्तर प्रदेश रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2000 बाय डिवाइडिंग उत्तर प्रदेश ऑन 9th of November 2000। झारखंड फॉर्म बाय बिहार रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2000 बाय डिवाइडिंग बिहार ऑन 15 November 2000। तेलंगाना formed by the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 by bifurcation of Andhra Pradesh on 2nd June 2014। उसके बाद फिर अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा और एक स्टेट था जम्मू कश्मीर, उसे बाइफरकेट कर दिया गया है एंड 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए उसका स्टेटहुड हटा के। Bifurcated the erstwhile state of Jammu and Kashmir into 2 separate union territories, namely the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh, right? तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये दोनों यूनियन टेरिटरी बन गए 2019 में। उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, अब ये दोनों को मर्ज कर दिया गया 26 Jan 2020 को, और अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी है जिसकी कैपिटल हम लोग को दमन में देखने को मिलेगी। इट वाज क्रिएटेड थ्रू द मर्जर ऑफ द फॉर्मर यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 of January 2020, राइट। तो यहाँ पे आज का क्लास हो जाता है हमारा समाप्त, जिसमें हम लोग यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड बहुत सारी बातें सीखे। आर्टिकल 1 से 4 के बीच में किस किस चीज के बातों को लेके बताया गया है वो सब बात किया आप लोगों से, और साथ में हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज वेल एज कौन कौन सा कमिटी बना था हमारे स्टेट को फॉर्म करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इन सबको हम लोग देख लें। तो आई गेस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियोस में जो हमारे पॉलिटी सीरीज को आगे और कंटिन्यू करेगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।